हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन। आज हम पढ़ेंगे लाइफ इन द डेजर्ट। ये ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 9, जिसमें हम देखेंगे कि डेजर्ट क्या होते हैं, कैसा वहाँ का वेजिटेशन है, कैसा क्लाइमेट है, कैसे लोग रहते हैं वहाँ पे, किस तरह का एनवायरनमेंट है डेजर्ट का। हाँ, तो डेजर्ट पर्टिकुलर एक डेजर्ट के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेजर्ट है क्या। मतलब हमें सभी जानते होंगे कि डेजर्ट क्या है। अगर डेजर्ट नाम सुनते होंगे तो हमेशा माइंड में सिर्फ एक ही ख्याल आता होगा, एक ही तस्वीर आती है कि डेजर्ट वो डेजर्ट जहाँ पे हम कैमल देखते हैं, जहाँ पे रेत होती है, सैंड होती है, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी प्लांट्स नहीं होते हैं, है ना। इस तरह का दिमाग में आता होगा ना कि डेजर्ट वो होते हैं। तो यही बस तुम्हें जानना है, तुम्हें आज अपनी इस गलतफहमी को दूर करना है कि नहीं, सिर्फ वही डेजर्ट नहीं होते हैं जो तुम लोगों को अभी तक समझ में आया है, और भी मतलब एक डेजर्ट की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या फीचर्स है, किस तरह से डेजर्ट को कैरेक्टराइज किया गया है, मतलब क्या डेफिनेशन क्या दी गई है कि हाँ ये इस तरह का माहौल होगा तो ये डेजर्ट कहे जाएंगे। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये है कि डेजर्ट कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल। डेजर्ट उनको कहा जाता है, उन एरियाज़ को कहा जाता है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती हो। ठीक है, पहली बात तो मान ली। दूसरा लिखा है स्कैंटी वेजिटेशन, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर वेजिटेशन बहुत रेयर है, बहुत कम है, ना के बराबर है। तो स्कैंटी यानी कि मतलब कम, वेजिटेशन का मतलब ये हमारे जो प्लांट्स हैं, जो नेचुरली अकरिंग प्लांट्स हैं, उनकी बात हो रही है, वेजिटेशन। थर्ड पॉइंट इज एक्सट्रीम टेम्परेचर। यहाँ पर कहा गया है ये 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी भी जगह को डेजर्ट घोषित करने के लिए, आई मीन उसको डेजर्ट कंसीडर करने के लिए। क्या क्या? लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन, एंड थर्ड वन इज एक्सट्रीम टेम्परेचर। अब एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब क्या है? यही नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा हॉटनेस है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। एक्सट्रीम टेम्परेचर को तुम लिख सकते हो, एक्सट्रीम टेम्परेचर इक्वल्स टू एक्सट्रीम कोल्डनेस एंड एक्सट्रीम हॉटनेस। यहाँ पर ये तो मेंशन किया नहीं गया है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर किस चीज़ की बात की जा रही है, गर्मी की या सर्दी की, नहीं ना। तो इसका मतलब चाहे ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा सर्दी हो, ये दोनों ही एक्सट्रीम टेम्परेचर डेजर्ट को क्रिएट करते हैं। ये दोनों ही डेजर्ट के फीचर हैं, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, यानी कि बहुत गर्मी हो, वो डेजर्ट होता है। और दूसरा वहीं तरफ जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर है, ज़ीरो में, नेगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है, बहुत ठंडा है, पोलर रीजन है, तो वो भी डेजर्ट होता है। बात समझ में आ रहे? तो आज के बाद अगर डेजर्ट कहीं भी सुनो या पढ़ो तो दिमाग में 2 पॉइंट रहने चाहिए कि डेजर्ट सिर्फ हॉट डेजर्ट ही नहीं होता, कोल्ड डेजर्ट भी होता है। क्यों कोल्ड डेजर्ट भी डेजर्ट है? क्योंकि वहाँ पर भी रेनफॉल, जब हम जहाँ पे हमारे ग्लेशियर्स हैं, जहाँ पर बर्फ़ रहती है हमेशा, वहाँ पर भी तो लो रेनफॉल है ना, वहाँ पर भी तो स्कैंटी वेजिटेशन है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है ना। तो इस वजह से हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट, ये दोनों ही डेजर्ट के फीचर्स को अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको डेजर्ट कहा जाता है। इतनी बात समझ में आया? ये डेजर्ट क्या होता है, एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन है वो ये लिखी हुई है। ये तुम्हारा कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, और ये है क्या, हॉट डेजर्ट। अब यहाँ पर इस चैप्टर में डेजर्ट के नाम से तुम्हें 2 डेजर्ट्स को पढ़ना है। एक हॉट डेजर्ट जिसमें क्या आता है तुम्हारा सहारा डेजर्ट, और दूसरा है कोल्ड डेजर्ट। वो जब हम कोल्ड डेजर्ट पढ़ेंगे दूसरी क्लास में तब बताएंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे हॉट डेजर्ट हैं, लेकिन क्योंकि सहारा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है, इसलिए हमको इस क्लास में, इस चैप्टर में सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ना है, जो कि हॉट डेजर्ट है। फिर नेक्स्ट क्लास में कोल्ड डेजर्ट हम पढ़ेंगे कि कोल्ड डेजर्ट क्या कौन सा है। तो पढ़ते हैं, जानते हैं द हॉट डेजर्ट एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट क्या है, कैसा यहाँ का क्लाइमेट है, कैसा वेजिटेशन है, यहाँ के लोग कैसे हैं, मतलब पूरा यहाँ का सिचुएशन, हमें सिनेरियो, एनवायरनमेंट, सब कुछ देखना है। इससे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट तो मैंने तुम्हें बता दिया कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है, ओके। सेकंड पॉइंट बोला गया है कि ये इसका मतलब अगर लार्जेस्ट है तो कुछ मेजरमेंट होगी ना, तभी तो पता चला लार्जेस्ट है। कितना बड़ा है? तो लिखा है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर।
मिलियन, 8 पॉइंट तो छोड़ दो, ये समझ लो 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कैसे आइडिया लगा सकते हो कितना बड़ा है? अरे भाई स्क्वायर की तुम्हें स्क्वायर के फीचर्स क्या होते हैं, स्क्वायर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब अगर एक ये स्क्वायर बना है, अगर इसकी एक डायरेक्शन 1 सेंटीमीटर है या फिर 1 किलोमीटर है, तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। ये सिर्फ 1 हम बोल रहे हैं, इसका मतलब कितना छोटा सा एरिया होगा, इतना 1 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर बात की जा रही 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा एरिया होगा 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वहीं बोला, वहीं कंपेयर किया है इंडिया से कि अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो हमारा जो इंडिया है जितने में लाई करता है, जितने में फैला हुआ है, उससे 2.5 टाइम्स बड़ा है सारा डेजर्ट। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इतने बड़े डेजर्ट में कितनी सारी कंट्रीज आ रही होंगी। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर इंडिया तो सिर्फ इंडिया का एरिया तो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और सहारा डेजर्ट का जो एरिया है वो 8 पॉइंट। तो मतलब ऐसे आइडिया लग सकता है हाँ इतना बड़ा है, वाकई में बहुत बड़ा सहारा डेजर्ट है। ठीक है भाई, थोड़ा सा मैप में एक बार हम देख लेते हैं और ये भी देखेंगे कि सहारा डेजर्ट है कहाँ पर। हमने तुमको इतने अभी तक के चैप्टर्स में बहुत बार मैप लेकर आए हैं, बताया है कहाँ पर कौन सा कॉन्टिनेंट है। ठीक, तो ये तो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप है जिसमें तुम्हें कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं। अगर हम बात करें सहारा डेजर्ट की, तो ये सहारा डेजर्ट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। कॉन्टिनेंट क्लियर होंगे फिर भी हम बता देते हैं, ये ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, नीचे है साउथ अमेरिका, ये पूरा है एशिया, ऊपर है ये यूरोप, ठीक है, ये तो अफ्रीका हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया। ये 6 कॉन्टिनेंट हैं। ठीक, तो इस अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में कुछ नज़र आ रहा है कि मतलब अफ्रीका तो हमने बता दिया कि अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है, लेकिन अफ्रीका में कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, ये तुम्हें बताना है। तो कैसे बताओगे? मैंने तुम्हें कई बार बताया कि अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो उस लोकेशन पे जाओ, प्लस का साइन बना लो, प्लस का साइन बना लो। अब जो तुम्हें ये तुम्हें रेड रेड दिख रहा है ना, यही है सहारा डेजर्ट। तो तुम्हें क्या आइडिया लग रहा है कि ये अफ्रीका में किधर लाई कर रहा है? नीचे तो है नहीं, राइट में भी नहीं है, लेफ्ट में भी नहीं है, इसका मतलब ऊपर है, ऊपर यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। तो तुम कह सकते हो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नदर्न डायरेक्शन में लाई करता है क्या, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। क्लियर? अब इसके बाद एक और डायग्राम में तुम ये देख लो कि सहारा डेजर्ट के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, कौन कौन से यहाँ पे दिख रहे हैं। तुम्हें दिख रहा है इजिप्ट, लीबिया, सूडान, छाड़, नाइजर, माली, मॉरिटेनिया, अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, इरिट्रिया। ये कुछ कंट्रीज हैं जो सहारा डेजर्ट के अंदर, मतलब यह कह सकते हो जहाँ पे सहारा डेजर्ट तक या फिर कह सकते हो सहारा डेजर्ट इन कंट्रीज तक फैला हुआ है। ठीक, यही सेम बातें जो मैंने तुम्हें बताई हैं वो यहाँ पर लिखी हुई थी। द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज, 11 कंट्रीज तक सहारा डेजर्ट टच करता है। कौन कौन सी मैंने बता दी। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है। तो दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब हॉट डेजर्ट है तो क्लाइमेट कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि यार डेजर्ट की, हॉट डेजर्ट की बात की है तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, बारिश कम होती होगी और गर्म हवाएं चलती होंगी, हमेशा पेड़ पौधे तो वैसे भी यहाँ पर बहुत रेयर होते हैं, यही सब माइंड में आ रहा होगा। तो देखते हैं कि आप कितना सही हैं, क्या ये जो आपके माइंड में आ रहा है ये सच है। तो भाई लिखो क्या लिखा है। इन द फर्स्ट पॉइंट, द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉर्चिंग हॉट एंड पार्च ड्राई। अब देखो लिखी बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल बात है, लेकिन लैंग्वेज ऐसी यूज़ कर दी है ना, ऐसी वोकैब यूज़ कर दी है कि ऐसा लगता है भाई क्या है ये स्कॉर्चिंग और पार्च। एग्जैक्टली स्कॉर्चिंग कुछ नहीं है, सिर्फ वेरी है। अगर यहाँ पर वेरी हॉट लिख देते तो कितना ईजी हो जाता समझना, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी कैसे ऐसा अपना स्वैग कैसे कम कर सकती है। तो स्कॉर्चिंग का मतलब होता है वेरी वेरी हॉट एंड पार्च ड्राई। पार्च का भी मतलब एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम बहुत ही सूखी हवाएं चलती है, एक तरह से कह सकते हो लू चलती है, ड्राई विंड्स चलती हैं। तो पहले लाइन समझ में आई कि सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट बहुत ही हॉट होता है और जहाँ पे बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, सूखी ड्राई विंड्स चलती हैं। सेकेंड पॉइंट,
इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन। ऑफ कोर्स डेजर्ट है तो बारिश बहुत कम होगी, बोला ना शॉर्ट रेनी सीजन, मतलब बारिश होती है बहुत कम होती है। यहाँ का रेनी सीजन जो आता है हमारे यहाँ, बाई चांस अगर जो मानसून आती है, रेनी सीजन आता है, तो कम से कम महीना भर मैक्सिमम तो रहता ही रहता है। तो यहाँ का मुश्किल से 1-2 दिन ऐसे इसलिए बोला कि शॉर्ट रेनी सीजन। द स्काई इज़ क्लाउडलेस एंड क्लियर, बोला है कि यहाँ की स्काई बहुत ही क्लाउडलेस होती है, मतलब बादल बादल कुछ नहीं होते, एकदम क्लियर होती है। सेकंड इमेज में तुम देख सकते हो एकदम ब्लू ब्लू, इतनी ब्लू नहीं होती है, ये तो कैमरे का इफेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि बादल एकदम साफ दिखता है। क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि हेयर द मॉइस्चर इवेपोरेट फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स, बोला है कि यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो एक्यूमुलेट होने से पहले ही, या फिर कह सकते हो एक्यूमुलेट होता कम है, इवेपोरेट ज़्यादा होता है। कहने का मतलब स्टोर हो नहीं पाता कि उड़ पहले जाता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जो मॉइस्चर होता है बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण इवेपोरेशन हो जाता है, इस वजह से अब बादल बन ही नहीं पाते हैं और आसमान एकदम क्लियर होता है। स्काई इज़ क्लियर, इसलिए स्काई क्लियर होती है। डेज आर अनबिलीवेबल हॉट डेज, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो दिन होता है बहुत गर्म होता है। और अगर ये मॉइस्चर इवेपोरेट वाली नहीं समझ में आ रही तो ऐसे समझो, जब हम गर्मियों में कपड़े धुल के डालते हैं तो कितनी जल्दी सूख जाते हैं, ना, मॉइस्चर बहुत ही जल्दी इवेपोरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर। गर्म हवाएं चलती हैं, इस वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो सेम चीज़ वहाँ। अब देखो जो डेजर्ट होता है ना, एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, ऐसा नहीं है कि फिर ऐसे तो हमारे फिर जहाँ पर हम रहते हैं वो भी डेजर्ट होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। डेजर्ट एरिया में ये चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं एज कम्पेयर टू आवर नॉर्मल एरियाज। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, फिर लिखा है द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में शोर एज हाई एज 50 डिग्री। दिन का टेम्परेचर ऐसा होता है कि 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है, और इससे क्या होता है, सैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। वहाँ पे जो भी पत्थर वगैरह होते हैं, पथरीली चट्टानें होती हैं, वो सब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, विच इन टर्न रेडिएट्स हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट, जिसके कारण क्या होता है कि आसपास गर्मी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टेरेस पे जाते हैं तो छत इतनी ज़्यादा गर्म रहती है, दिन में इतनी ज़्यादा गर्म रहती है गर्मियों में, कि हम नंगे पैर छत में चल नहीं सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, आसपास का हमारा जो इन्वायरमेंट है वो गर्म कर रहा है ना, हवा गर्म हो रही है इसके कारण। तो यही चीज़ बताइए कि जो रेगिस्तान है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर जो रेत है और पत्थर है वो इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण आसपास, क्योंकि पेड़ इतने होते ही नहीं है, तो फिर गर्मी तो होनी ही होनी है। और बोला है कि नाइट्स में भी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्रीज, दिन इतने गर्म होते हैं कि इंसान जल जाए, और रातें इतनी ठंडी होती हैं कि जम जाए। तो रातें इतनी ठंडी क्यों होती है? क्योंकि जो सैंड होती है वो बहुत जल्दी, जितनी जल्दी गर्म होती है ना, उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। और हमारी जो मिट्टी है अगर देर से गर्म होती है तो देर से ठंडी भी होती है। ये चीज़ें, जैसे कि अगर हम किसी, मान लिया कि हम रोड में चल रहे हैं नंगे पैर, और फिर अगर हम मिट्टी में चले नंगे पैर सेम टाइम दोपहर में, तो हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। हमें जो फर्श है, जो रोड है, वो ज़्यादा गर्म लगेगी और मिट्टी ज़्यादा गर्म नहीं लगेगी, क्योंकि जो मिट्टी होती है ना वो देर से गर्म होती है और देर से ठंडी होती है, वो हीट इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। वहीं अगर रेत की बात करें तो जो रेत होती है वो हीट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो ये तो वहाँ का क्लाइमेट था, कहाँ का, सहारा डेजर्ट का। अब बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना, यानी कि वहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स की बात करें तो वेजिटेशन इन सहारा डेजर्ट इंक्लूड कैक्टस। अब डेजर्ट के नाम से तुम लोग सिर्फ एक ही प्लांट जानते होगे, कैक्टस, इसके अलावा तो कुछ नहीं जानते हो, तो आज जान लो। कैक्टस के अलावा यहाँ पर डेट पाम्स, यानी कि जिसको खजूर बोलते हो, और एसेशिया। ये पेड़ ज़रूरी नहीं है कि डेजर्ट में ही हो, वहाँ तो होता ही होता है। मैंने नॉर्मल भी इन पेड़ों को देखा है। ये पेड़, इनमें येलो कलर के फूल आते हैं, येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, एकदम गोल गोल छोटे छोटे, और इसकी पत्तियां एकदम बबूल की तरह लगती हैं। एग्जैक्टली बबूल तो नहीं होता, लेकिन हाँ, ये रहा, ये एसेशिया, ये डेजर्ट एरिया में होते हैं। और ये डेट पाम्स, ये भी डेजर्ट एरिया में ही ये पेड़ होते हैं। हमारे यहाँ जो डेट है, जो खजूर है, इंपोर्ट किया जाता है, वो इराक, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन सब एरिया से लिया जाता है, क्योंकि ये डेजर्ट एरियाज़ हैं यहाँ पर। अब सारा डेजर्ट तो अफ्रीका से है, जब हमारे यहीं एशिया के ही डेजर्ट कंट्री से अगर चीज़ें मिल रही हैं तो हम अफ्रीका क्यों जाएं, इतने दूर से क्यों सामान इंपोर्ट करें, यानी कि अपने देश लाएं, है ना। ज़्यादा खर्चा होगा तो खर्चा बचाओ, पास से ही ले लो, ज़्यादा बेटर है।
सेकेंड पॉइंट है कि इन सम प्लेसेस देयर आर ओसिस। अब ओसिस क्या होता है ये भी समझने वाली बात है। लिखा है ग्रीन आइलैंड विद डेट पाम सराउंडिंग देम। ओसिस वो है जहाँ पर आसपास, मतलब एक ग्रीन आइलैंड है जहाँ पर डेट पाम्स आसपास हैं। ओसिस क्या है, देखो क्या होता है ना कि ये जो इमेज है ना, ये एक तरह से ओसिस है और आसपास ग्रीन आइलैंड दिख रहा होगा और डेट पाम्स हैं, पेड़, खजूर के पेड़ हैं। क्या होता है कि डेजर्ट में पानी, जो जब हम डेजर्ट में पानी है ये सुनकर, या फिर डेजर्ट में इस तरह के आइलैंड भी हैं ये सुनकर हम थोड़ा सा शॉक हो सकते हैं, क्योंकि हमें कभी भी डेजर्ट के नाम पे ये हमने सुना ही नहीं है कि वहाँ वाटर भी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्कार्सिटी होती है वाटर की। लेकिन क्या है ना कि वहाँ पर इतनी तेज़ी से हवा चलती है, इतनी तेज़ी से हवा चलती है तो रेत तो उड़ती है ना, तो क्या होता है ना जब हवा बहुत तेज़ी चलती है मिट्टी कटती जाती है जिसके कारण जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ना वो ऊपर आ जाता है, तो एक लेक तरह की बन जाती है। और जब लेक बन जाती है तो वहाँ पानी आ जाता है, आसपास पेड़ हो जाते हैं, तो ये एक तरह से जो वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन है उसको बढ़ावा देता है। और इसी के कारण कि लोग वहाँ पर इन रिसोर्सेज को देख के रहने लगते हैं, उनको एक होप मिल जाती है कि चलो यहाँ पर पानी है, पेड़ हैं, तो हम यहाँ पर रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो समझ में आया कि सहारा डेजर्ट में किस तरह के प्लांट्स हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं वहाँ रहने के लिए। ठीक, कुछ तो क्वालिटीज़ होंगी। फिर अगर हम बात करें फौना की, फौना यानी कि वहाँ के एनिमल्स क्या क्या हैं, कैमल, हाइनास, जैकाल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, many varieties of snakes, lizard are the prominent animal species living here। ये जो इमेज दिख रही है ना, ये वाइल्ड लिजर्ड है, कितनी खतरनाक लग रही है, हमारे घरों वाली नहीं है जो एकदम सुंदर सुंदर लगती हैं, बढ़िया दीवारों पर बैठी रहती, बहुत भयानक वाली है। फिर फ्लोरा एंड फौना देख लिया। अब बात करते हैं कि भाई बाकी सब तो ठीक है, वहाँ लोग कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, कौन है वो लोग, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है। The Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various group of people who pursue different activities। बोला गया है कि सहारा डेजर्ट इतना हार्श क्लाइमेट होने के बावजूद भी वहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ रहती हैं, वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, जिनमें से दो ग्रुप हैं जिनका नाम है बेडुइन्स एंड टुआरेग्स। अब टुआरेग्स तो एकदम कप सिरप की तरह लग रहा है, टोरेक्स कप सिरप आती ना वैसे ही, लेकिन ये कोई कप सिरप नहीं है, ये तो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो वहाँ पे रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। क्या नाम है, बेडुइन्स एंड टुआरेग्स। तो 1 मार्क में तुमसे पूछा जा सकता है। फिर लिखा हुआ है दीज ग्रुप आर नोमैडिक ट्राइब्स रेयरिंग लाइव स्टॉक सच एज गोट्स, शीप, कैमल एंड हॉर्सेस। ये ग्रुप नोमैडिक ट्राइब्स के हैं। अब नोमैडिक ट्राइब्स क्या होते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स वो होते हैं जो किसी एक जगह पर सेटल नहीं होते, वो मूव ऑन करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन सर्वाइवल। कहते हैं ना, अब जैसे हम बंजारे सुने हो ना, वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं जहाँ पर उन्हें काम मिलता है, या फिर जहाँ पर लगता है कि हम यहाँ पर, हमें इतने दिन का काम है, यहाँ पर हम खा पी सकते हैं थोड़े दिन, तो रहते हैं, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो होते हैं नोमैडिक। हमने तुमको कम्युनिकेशन सेटलमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया था ना कि सेटलमेंट 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, परमानेंट और टेम्प्रेरी। तो कहीं ना कहीं ये जो सेटलमेंट है नोमैडिक ट्राइब का, ये टेम्प्रेरी सेटलमेंट में ही आता है, क्योंकि ये एक जगह पे नहीं टिकते हैं, ये मूव करते रहते हैं। और इनके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्यों मूव करते हैं, लिखा है लाइव स्टॉक का मतलब चरवाहे, मतलब जो रेयरिंग लाइव स्टॉक, मतलब अपने जो पशु, लाइव स्टॉक का मतलब होता है वो पशु पालते हैं जो लोग, तो उनको भी तो घास फूस चाहिए, उनको भी तो भोजन चाहिए, तो उन गोट्स को, शीप, कैमल, हॉर्सेस, इनकी वजह से इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, और खुद के लिए भी। लास्ट पॉइंट है दीज एनिमल। अब अगर ये इन एनिमल को क्यों पालते हैं, इनका क्या शौक होता है, इनका ऐसा कोई शौक नहीं होता यार। शौक में तो लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं, ये ऐसे थोड़े गोट और कैमल नहीं कोई शौक में पालता है। हाँ, हॉर्सेस हो सकता है पाल ले, लेकिन यहाँ पर ये लोग इन एनिमल्स को क्यों रखते थे, बिकॉज ऑफ मिल्क, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स,
बोल रहे हो ये क्या बोल रहे हो मैम, मतलब एनिमल जो ये रखते थे जैसे गोट है तो ये इनको मिल्क प्रोवाइड करते थे। और हाइड्स फ्रॉम विच दे मेक लेदर फॉर बेल्ट, हाइड्स का मतलब होता है जानवर की खाल, हाइड्स का मतलब होता है जानवर की खाल, जिससे क्या ये बनाते थे, लेदर की बेल्ट्स बनाते थे, स्लीपर्स बनाते थे, वाटर बॉटल्स, अब वाटर बॉटल कैसे बनाते थे यार पता नहीं। और इनके हेयर जो होते हैं उनको यूज़ करके मैट, कारपेट, क्लोथ्स और ब्लैंकेट, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे ये एनिमल्स के थ्रू। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। दे वेयर हैवी रोप्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट, स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स। तुमने अगर डेजर्ट एरिया के लोगों को देखा होगा या फिर राजस्थान की तरफ कभी गए होगे, जो तुम्हारा डेजर्ट है थार डेजर्ट, वहाँ अगर गए होगे देखा होगा लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, पगड़ी बांधे रहते हैं। तो पगड़ी क्यों बांधे रहते हैं, क्योंकि जो ही बेसिकली वो हीट स्ट्रोक से बचे रहने के लिए पगड़ी बांधे, ताकि उनके सर पे पूरी डायरेक्ट सन की जो हीट है वो डायरेक्ट स्ट्राइक ना कर पाए, गर्मी से, लू लपट से वो बचे रहें। हमारे यहाँ तो गर्मियों में लू चलती है तो हम तो फट से गर्म हो जाते हैं, हमें फीवर आ जाता है, बीमार हो जाते हैं। तो वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, एक तो उनकी बॉडी उस तरह से उस कंडीशन में, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में खुद को ढाल लेती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो उन सब चीज़ों से बचने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं ताकि उनको वो चीज़ हार्म करे ही ना, इतनी गर्मी उनको अफेक्ट ना करे, और फिर धीरे धीरे उनकी आदत पड़ जाती है। फिर क्या लिखा है, द ओसिस इन द सहारा एंड द नील वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटलमेंट पॉपुलेशन। हमने ओसिस का मतलब अभी तुमको बताया, ओसिस वो जगह होती है जहाँ पर पानी होता है, आइलैंड होता है और आसपास पेड़ पौधे होते हैं, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं या फिर लोगों को इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि लोग वहाँ पर रहें आके। लोगों को लगता है कि हाँ हमें चीज़ें मिल रही हैं तो हम यहाँ पर रह सकते हैं, सर्वाइवल पॉसिबल है। तो यहाँ पर बोला है कि जो सहारा में नील वैली जो नदी है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर, अब इसको तुम नाइल बोलो या नील बोलो अपने अकॉर्डिंग जो बोलो, तो ये नाइल रिवर इजिप्ट में है। और इजिप्ट कहाँ है, ये सहारा डेजर्ट में ही आता है। अभी जो हमने 11 कंट्रीज बताई थी उसमें इजिप्ट भी है। जो नाइल रिवर है वो ओसिस है एक तरह से, जो कि वहाँ के लोगों को सपोर्ट करती है, वहाँ की पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है ताकि वो सेटल हो सके। अब नदी है, पानी मिल रहा है लोगों को, थोड़ा बहुत वेजिटेशन भी हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें। थर्ड पॉइंट है सिंस वाटर इज़ अवेलेबल, अब क्योंकि वाटर वहाँ पर अवेलेबल है तो लोग पेड़ पौधे भी उगाते हैं पेड़ों में से, जैसे डेट पाम की बात की जा रही तो इन एरियाज़ में खजूर बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा राइस, वीट, बार्ले, बीन्स ये सब भी होते हैं, अब इतने ज़्यादा नहीं होते लेकिन हाँ होते हैं। एग्रीकल्चर की बात हो गई। अब देखते हैं कि सारा डेजर्ट में जो कंट्रीज़ हैं वो कैसे ग्रोथ कैसे कर रही हैं, वो डेवलप कैसे हो रही हैं, कैसे वो वहाँ पॉपुलेशन कैसे बस रही है। बात की जा रही है यहाँ पर, बोला है कि जो इजिप्टियन कॉटन है वो फेमस है वर्ल्ड वाइड, इज़ ग्रोन इन इजिप्ट। इजिप्ट में जो रुई है, कॉटन जो उगाई जाती है, जो पैदावारी है कॉटन की, वो बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट लिखा है डिस्कवरी ऑफ ऑयल। जो ये डेजर्ट एरियाज थे सहारा के, वहाँ पे ऑयल की डिस्कवरी हुई। अब प्रोडक्ट इन डिमांड, भैया तेल वगैरह की तो डिमांड होती है, फ्यूल्स वगैरह की डिमांड होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इन कहाँ पर ये पाया गया ऑयल, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट इज़ कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। जैसे ही पता चला कि इन एरियाज़ में ऑयल भी है, ज़मीन के अंदर होता है ना, तो ये एरियाज़, ये कंट्रीज़ एक तरह से इन कंट्रीज़ ने सहारा डेजर्ट को एक ट्रांसफॉर्मिंग जोन की तरफ ले गए। अब किसी भी जगह कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उस देश को फ़ायदा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंसान वहाँ पे कुछ डेवलप करना चाहेगा ना, कुछ ऐसा करना चाहेगा ताकि उसको और फ़ायदा हो। तो यही चीज़ बोला है कि कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग सहारा डेजर्ट, और यही चीज़ें सहारा डेजर्ट को कॉन्स्टेंटली बदल रही हैं। और क्या पाया जाता है यहाँ पर, जैसे कि आयरन है, फॉस्फोरस है, मैंगनीज है, यूरेनियम, ये भी मिनरल्स भी इन एरियाज़ में पाए गए हैं। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज़ अंडरगोइंग चेंज। इन सभी अवेलेबिलिटीज़, इन सभी रिसोर्सेज के कारण सहारा डेजर्ट लगातार बदल रहा है, या कह सकते हो डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, या फिर कह सकते हो एक तरह से डिक्लिनेशन हो रहा है। डिक्लिनेशन तो नहीं है, हो रहा है एक तरह से,
लेकिन हाँ हो भी रहा है। अभी जब हमने तुमको गंगा बेसिन और अमेज़न बेसिन पढ़ाया था तो वहाँ पर ही बोला गया था कि वहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम अपने फॉरेस्ट को भी तो हार्म कर रहे हैं। अगर हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, हमें उस पर नहीं जाना है। बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरह से चेंज आ रहे हैं। तो चेंज ये आ रहे हैं कि हमें जब भी हम इजिप्ट जाते हैं, हम तो नहीं गए, लेकिन फिर भी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऐसा तो नहीं है लोग कच्चे घरों में रहते हैं, तंबू लगा के रहते हैं, नहीं ना, वहाँ पर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हाईवेज़ हैं और मॉस्क वगैरह है। तो ये चीज़ें वहाँ पर बनाई की है ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग टावर, मतलब एकदम चमकती ग्लास की खिड़कियों वाले बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े टावर हैं, मॉस्क हैं यानी कि मस्जिद हैं, हाईवेज़ हैं। क्रिस क्रॉस द एंशिएंट कैमल पाथ, मतलब क्रिस क्रॉस का मतलब ये होता है कि क्रॉस करना, किसी भी रोड को क्रॉस करना। एंशिएंट यानी कि पुराने ज़माने का, ऐतिहासिक काल का, जो कैमल के निकलने वाले रास्ता, उन रास्तों को इन सुपर हाईवेज ने क्रिस क्रॉस किया है, काटा है। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल इन द सॉल्ट ट्रेड। सॉल्ट ट्रेड में जहाँ पहले कैमल्स यूज़ हुआ करते थे, आज वहाँ पे ट्रक्स यूज़ होते हैं। आज जो नमक है वो ट्रक्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पहले कैमल्स के थ्रू जाया करता था। तो इसीलिए बोला है कि ट्रांसफॉर्मिंग दीज रिसोर्सेज, ट्रांसफॉर्मिंग सहारा डेजर्ट। बात क्लियर हुई? चलो और देखते हैं और क्या चीज़ है। टुआग्रेस, जो कि वहाँ की ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, आर सीन एक्टिंग एज गाइड टू फॉरेन टूरिस्ट। उनको ऐसा देखा गया है कि टुआग्रेस ग्रुप के लोग वहाँ आने वाले फॉरेन टूरिस्ट को गाइड करते हैं। ठीक है भाई, अपना काम धंधा करते हैं। दूसरी चीज़, मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ट्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशन। मतलब ऐसा ये भी माना गया कि जितने भी हर्ट्समैन थे यानी कि चरवाहे थे, वो नोमैडिक, जो इधर से उधर जाते थे, भटकते थे, एक जगह सेटल नहीं होते थे, अब देखा जा रहा है कि वो शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं काम के लिए। कहाँ पे काम करना है? ऑयल फैक्ट्रीज़ में, गैस फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए। अब वही सब काम धंधा छोड़ के वहाँ पर काम करने जा रहे हैं, जॉब्स के लिए जा रहे हैं, शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक लाइफस्टाइल थी, वेजिटेशन था, फ्लोरा एंड फौना, climatic condition and all about the Sahara Desert। अब तुमको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, द कोल्ड डेजर्ट, जिसमें हम कोल्ड डेजर्ट में पढ़ेंगे अपने इंडिया का ही हिस्सा। कौन सा? लद्दाख वाला। तो बने रहना हमारे साथ, और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, एंड देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।